Hi Wangshan family, welcome back. Let's start our new chapter. वांग जी को वॉर्न करके वी चांसे और कांसे सरन वहां से जाने के लिए मुड़ ही चुके थे, तभी उन्हें एक स्ट्रांग और डोमिनेटेड वॉइस रोक देती है। वो दोनों भी मुड़ के वांग जी की तरफ देखते हैं। वांग जी उन दोनों के सामने आकर खड़ा हो जाता है और वी चांसे की आंखों में देखते हुए कहता है, ना वक्त की जरूरत है, ना सोचने की कोई बात है। मेरा प्यार इतना कमजोर नहीं कि मौत की धमकी से डर जाए। मुझे मंजूर है अपने प्यार के लिए खत्म होना भी, और मैं पिछले 1 साल से सिर्फ अपने प्यार के लिए ही, अपने प्यार के भरोसे ही कि वो मुझे हासिल होगा, जिंदा हूँ। अगर उसे हासिल करने में मैं खुद को, इवन खुद के सोल को भी डिस्ट्रॉय कर दूं तो मुझे वो मंजूर होगा। और मुझे रीबर्थ की तो कोई उम्मीद है ही नहीं। अगर मेरे पास मेरा विंग नहीं है तो इस जिंदगी का मैं करूँगा भी क्या। तो फिर से इस दुनिया में आकर अपने प्यार के लिए तड़पने से अच्छा है उसे हासिल करते करते मैं खुद भी पूरी तरीके से ख़त्म हो जाऊं। क्योंकि इस जन्म में तो क्या, अगले हर जन्म में मैं सिर्फ मेरे विंग का होना चाहूँगा, और अगर वो नहीं तो मैं चाहूँगा कि मेरी सोल डिस्ट्रॉय ही हो जाए, क्योंकि उसके अलावा भी मैं अगले जन्म में किसी और के बारे में नहीं सोचना चाहता। और रही बात मेरे प्यार की, तो मेरे प्यार की प्योरिटी पर मुझे खुद डीमन गॉड ने यकीन दिलाया है। हाँ, तब मैं उनसे प्यार नहीं करता था, पर मेरी प्योरिटी का यकीन उन्होंने ही मुझे दिलाया है। क्योंकि अगर मैं प्योर नहीं होता तो डीमन गॉड मेरे पास आते ही नहीं। अगर मैं प्योर नहीं होता तो वो मेरे पास वहाँ रुकते ही नहीं। अगर मैं प्योर नहीं होता तो वॉर ख़त्म होने के बाद डीमन गॉड मुझसे दोस्ती करते ही नहीं। डीमन गॉड से वो विंग मेरे लिए कभी बनते ही नहीं। और फिर भी इतना सब कुछ होने के बाद मैं प्योर नहीं होता तो 1 साल बाद डीमन गॉड हेवन से लड़के मेरे पास आते ही नहीं। मेरे प्योरिटी पर खुद मेरे प्यार ने यकीन किया है, तो मैं कैसे पीछे हट जाऊं। हम लैन क्लैन वाले हैं। हेड पर फोरहेड रिबन बांधते हैं ताकि नेगेटिव एनर्जी का अंश तक हमें छू ना पाए। जिंदगी में सिर्फ एक बार प्यार करते हैं और उसे पाने की हर मुमकिन, इवन नामुमकिन भी कोशिश करते हैं। मैं पीछे नहीं हटने वाला। बीच में चाहे हेवन हो या हेल, मैं लड़ूंगा, हर किसी से फाइट करूंगा अपने विंग के लिए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं विंग को छोड़ दूं तो सिर्फ एक ही शर्त है, विंग खुद यहाँ आकर मुझे रिजेक्ट कर दे। पर उसके बाद भी मैं विंग की खुशी के लिए उससे दूर हूँगा, पर हेवन के उन सारे टेस्ट को मैं पास करूँगा। क्योंकि अपने प्यार का यकीन तो मैं हेवन को भी अब दिलाना चाहता हूँ। ये हांग वांग जुन आज तक हर वॉर जीता है, तो अपने प्यार की जंग में वो पीछे नहीं हटेगा। वॉर लॉर्ड हूँ मैं, और इस वॉर को भी मैं लीड ज़रूर करूँगा। लड़ूंगा भी और जीतूंगा भी, और नहीं जीता तो मौत मंजूर करूँगा भी। हेवन से मेरे लिए आज ही बात कीजिए और मुझे अपना फैसला जल्द सुनाइएगा। किससे लड़ना है, कहाँ लड़ना है और क्या क्या करना है, मुझे बता देना। मैं आपके जवाब का इंतज़ार करूँगा। इतना बोलकर वो वी चांसे और कांसे सरन को बो करता है और वहां से निकल जाता है सीधा अपने जिंगशी की तरफ। वही वी चांसे, कांसे सरन और बाकी सब भी शॉक हो चुके थे। सच में प्यार में बहुत ताकत होती है। सामने कौन सी पावर है ये फर्क ही नहीं पड़ता। इंसान हर चीज से लड़ने की ताकत पता नहीं कहाँ से लेके ही आता है। कहीं ना कहीं वही ताकत आज वांग जी की आंखों में देख के वी चांसे और कांसे सरन जहाँ एक तरफ खुश थे वही वो एक तरफ दुखी भी थे। क्योंकि वो अपने सच्चे दिल से चाहते हैं कि वांग जी जीते, पर उन्हें यकीन नहीं है क्योंकि हेवन बहुत ज़्यादा क्रूअल है। विंग की
लाइफ को लेकर, और वो ऑलरेडी जानते हैं कि हेवन वांगजी के साथ क्या करने वाला है। इसीलिए वो वांगजी के बारे में सोचकर बहुत ज़्यादा अपसेट थे। पर उन्हें ये देखकर अच्छा लगा कि इतने सब कुछ बताने के बाद भी वांगजी ने बैकआउट नहीं किया। तो वो भी अपने दिल में एक होप लेके उन सब की तरफ देखते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं हेवन के पास। वही वांगजी जो जिंगशी में बैठा हुआ था और उसके पास लैन चिंगेजुन और बाकी सारे लोग आ चुके थे। इतने सारे लोगों को अपने जिंगशी में देखकर वांगजी जहाँ एक तरफ थोड़ा अनकंफर्टेबल हो चुका था, वही वो दूसरी तरफ इन सब को समझता भी था। इसीलिए वो सब की तरफ देखता है। लैन चिंगेजुन और लैनी वांगजी के दोनों साइड में बैठ जाते हैं। लैन चिंगेजुन वांगजी हेड को प्यार से रफल करते हुए कहते हैं, आई एम प्राउड ऑफ यू। मैं जानता हूँ मैं अपने बेटे को खुद मौत के लिए इनकरेज कर रहा हूँ, पर मैं खुश हूँ अपने बेटे का डिसीजन सुन के। मैं जानता हूँ कि विंग अगर तुम्हें हासिल ना हो तो तुम बहुत बुरी तरीके से टूट जाओगे और उस जिंदगी से बेहतर है कि तुम मौत को गले लगा लो। पर मैं ये भी जानता हूँ कि मेरे बेटे के प्यार में बहुत ज़्यादा पावर है और मौत उसे छू तक नहीं पाएगी। खुद डीमन गॉड जिसने आज तक खुद किसी को भी अपना फेस नहीं दिखाया, वो अगर सिर्फ मेरे बेटे के लिए इस धरती पे आया है तो ज़रूर मेरा बेटा बहुत ज़्यादा प्योर होगा। डरो मत, हम सब तुम्हारे साथ हैं। ये सुनकर वांगजी हैप्पी हो चुका था। उसके फेस पर स्माइल थी, ना कि कोई डर। वही बाकी सब भी ऑब्वियसली अपसेट थे क्योंकि सब जानते थे कि हेवन वांगजी को बहुत टफ कंडीशंस देने वाला है। पर उन्हें वांगजी को देखकर और उसका कॉन्फिडेंस, उसका प्यार देखकर कहीं ना कहीं होप भी थी कि वो जीतेगा। कुछ देर तक वो सब वांगजी से कुछ बातें डिस्कस करते हैं हेवन के बारे में और बाद में वहाँ से निकल जाते हैं। वही वांगजी जो अपने बेड पर लेट चुका था और अपने प्यार की यादों में खो चुका था। ऐसे ही वक्त गुजरता है और नेक्स्ट डे वांगजी को फिर से मीटिंग हॉल में बुलाया जाता है। जहाँ कल वांगजी थोड़ा पैनिक था, वही आज उसके फेस पर स्माइल थी। हाँ, वो थोड़ा नर्वस था कि क्या फैसला होगा ये जानने के लिए, पर वो हैप्पी भी था क्योंकि वो जानता था कि हेवन उसे रोक नहीं सकता। हाँ, उसके सामने बहुत सारी डिफ़िकल्टीज रख सकता है पर उसे रोक तो नहीं सकता। कुछ ही देर बाद वांगजी मीटिंग हॉल में था और जैसा कि उसने सोचा था, वी चांसे और कांसे सरन उसके सामने थे। उन दोनों की भी फेस पर एक स्माइल भी थी पर उदासी भी थी। होठों पर स्माइल थी पर फेस पर उदासी थी। विंग जिसे देखने की उम्मीद वांगजी कर रहा था पर वो आज यहाँ नहीं था। वांगजी इससे अपसेट तो हो चुका था पर वो फिर भी अपने फ्यूचर मदर इन लॉ, फादर इन लॉ को देखकर खुश हो चुका था। वो उन दोनों के सामने जाता है और उन्हें डीप बो करता है। कान से सर वीचान से नोट करते हैं और उसे बताते कि हेवन ने उसे अलाउ कर दिया है। वांगजी जो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं ये जानता था, वो खुश हो चुका था। वो उन दोनों को फिर से बो करता है। वी चांसे और कान से सरन वांगजी को बहुत सारी बातें बताते हैं, साथ ही ये भी कि 1 मंथ बाद उसका टेस्ट स्टार्ट होने वाला है। उसे यहाँ नहीं बल्कि हेवन में चलना होगा, तो वो रेडी हो जाए। आज से करीबन 20 दिन बाद वी चांसे और कांसे सरन उसे लेने आएंगे। वांगजी नोट करता है और वो बहुत ज़्यादा खुश था, साथ ही एक्साइटेड भी अपने प्यार को पाने के लिए। वी चांसे और कांसे सरन के जाने के बाद वांगजी सबकी तरफ देखता है। सबके फेस पर भी स्माइल थी क्योंकि फर्स्ट स्टेप तो वांगजी पार कर चुका था। ऐसे ही सब अपने अपने सेक्ट में चले जाते हैं। वांगजी जैसे तैसे करके ये 20 दिन गुजारता है विंग की यादों में, उसके उस रेड रिबन को देखते हुए। ये दिन बहुत जल्द बीत जाते हैं और फिर से लैंड सेक्ट में सारे रॉयल पर्सन्स आ चुके थे वांगजी को गुड बाय कहने के लिए। जैसे कि वी चांसे और कांसे सर ने कहा था, पूरे 20 दिन बाद वो खुद भी लैंड क्लैन में आ चुके थे वांगजी को अपने साथ ले जाने के लिए। वांगजी, वी चांसे और कांसे सरन वहाँ से हेवन के लिए निकल जाते हैं। वांगजी जिसको अपनी फैमिली के छोड़ के जाने से बहुत ज़्यादा बुरा भी लग रहा था, पर अपने प्यार को पाने की उम्मीद में वो खुश भी था। वही उसकी फैमिली भी बहुत ज़्यादा अपसेट थी क्योंकि हो सकता है ये उनका लास्ट टाइम हो जब वो अपने प्यारे से अजान को देख रहे हो, अपने दोस्त को और अपने वॉर लॉर्ड को। द ग्रेट नॉवल हांग वांगजुन, पता नहीं इसका फ्यूचर क्या होगा।
पर हर कोई उसे गुड विशेष देकर वहां से वी चांसे और कांसे सरन के साथ भेज देता है। वांग जी 5 दिनों तक वी चांसे और कांसे सरन के साथ ही रहता है। वी चांसे उसे बहुत सारी बातें बताते हैं जो उसके लिए आगे यूजफुल होगी। ऐसे ही आज 6th डे था। फॉर अ चेंज आज वांग जी की नज़र में एक ऐसा पर्सन पड़ा था जिसके लिए वांग जी अपना सब कुछ सेक्रीफाइस करने के लिए यहाँ आया है। वो कोई और नहीं विंग था। विंग वांग जी से मिलने आया था। उसे तो आज तक पता ही नहीं था कि वांग जी उसके लिए लड़ रहा है। उसे कुछ दिन पहले ही पता चला था कि वांग जी उसे प्यार करता है और हेवन की कंडीशंस को एक्सेप्ट करके वो यहाँ आया है सिर्फ उसके लिए लड़ने को, उसके प्यार को हासिल करने को। वो बहुत ज़्यादा वरीड था। वो वांग जी को बहुत समझाता है कि उसे यहाँ से वापस चला जाना चाहिए। विंग नॉर्मल पर्सन नहीं है। हेवन वांग जी को किसी भी हाल में जीतने नहीं देगा। पर वांग जी जो अपने सिर्फ प्यार के लिए आया था वो कैसे हार मान सकता है। वो विंग को उल्टा समझाने लगता है कि क्या विंग को उस पर यकीन नहीं है और विंग उसके प्यार को ऐसे ना चैलेंज करे ना डराए। उसे तो इनकरेज करना चाहिए विंग ने। इनफैक्ट वांग जी ने इस बार खुद विंग को प्रपोज किया था तो विंग भी उसे एक्सेप्ट करना तो बनता था, क्योंकि कहीं ना कहीं विंग सिर्फ वांग जी की वजह से ही तो यहाँ आया था ना। और ये बात सच थी कि विंग भी वांग जी से प्यार तो करता था पर हेवन की वजह से ही विंग हिचकिचाता था। पर अब खुद जब वांग जी रेडी है तो विंग उसे पीछे नहीं खींचेगा। वो भी वांग जी को बहुत ज़्यादा इनकरेज करता है। हाँ, वो वांग जी को कोई भी हेल्प नहीं कर सकता था, ना ही अपनी पावर्स दे सकता था, पर वो वांग जी को डीमोटिवेट नहीं करता। वो वांग जी को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। इस बार वांग जी ने विंग को ये भी बता दिया था कि विंग की फर्स्ट किस ऑलरेडी वांग जी चुरा चुका है। विंग जो एक गॉड था ये बात पहले ही समझ चुका था, पर विंग और वांग जी के रिश्ते में कोई भी गलत होप ना आए, इसलिए विंग ने वांग जी से ये बात छुपा के रखी थी। पर अब जब वांग जी खुद ही विंग को अप्रोच करना चाहता है तो विंग पीछे नहीं हटता और वो खुद इस बार वांग जी को डीप और पैशनेट किस करता है, अपने प्यार का इजहार करता है और वांग जी को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है, अपनी ब्लेसिंग्स देता है। और फाइनली आज मंथ गुजर जाता है वांग जी के हार्ड टेस्ट का टाइम। विंग एक दिन पहले ही उसे छोड़कर जा चुका था क्योंकि ये हेवन का डिसीजन था। हेवन जो सबसे पहले वांग जी को सबसे स्ट्रॉन्ग वॉरियर के सामने खड़ा कर देते हैं। वांग जी बहुत मुश्किल से अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगाकर उन सारे वॉरियर्स से लड़ता है। वो बहुत घायल हो चुका था क्योंकि अकेला वांग जी था और सामने हेवन के सबसे स्ट्रॉन्ग वॉरियर थे, वो भी 1-2 नहीं पूरे 4, और वो अपनी पूरी पावर से वांग जी के साथ फाइट कर रहे थे। पर वांग जी जिसके दिल में और आंखों में सिर्फ विंग था, वो विंग के लिए उन सब वॉर को फाइट करता है और उन सारे अटैक्स को अपने ऊपर झेलता भी है, साथ ही जीतता भी है। ये बहुत इजी टास्क था। इससे बड़े टास्क तो अभी स्टार्ट होने वाले थे। वांग जी जो फाइनली विंग को पाने के इस सफर में ना सिर्फ एंटर कर चुका था बल्कि एक स्टेप पार भी कर चुका था, जिससे वांग जी खुश था। हाँ, वो घायल था पर उसके फेस पर वो स्माइल उसके जीत को जता रही थी। विंग जो हेवन के पास था वो भी वांग जी की इस जीत से बहुत ज़्यादा खुश था, पर वो वांग जी से मिलने नहीं आ सकता था क्योंकि हेवन ने उसे मना करके रखा था। फर्स्ट स्टेप को कंप्लीट करने के बाद हेवन वांग जी को कुछ वक्त देता है रिकवरी के लिए, पर बहुत जल्द वो वक्त खत्म हो जाता है। वांग जी जो खुद को पूरी तरीके से रिकवर ऑब्वियसली नहीं कर पाया था क्योंकि वो नॉर्मल लोगों से नहीं लड़ा था बल्कि हेवन के स्ट्रॉन्ग वॉरियर्स से लड़ा था जिनके अटैक्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे और वो वांग जी पर भी उतना ही स्ट्रांगली इफेक्ट भी कर रहे थे। वांग जी जो एक नॉर्मल कल्टीवेटर था उन सब के सामने तो वो एक नॉर्मल कल्टीवेटर ही था, इसीलिए उसे बहुत ज़्यादा हार्म हुआ था और वो घाव इतनी जल्दी रिकवर होने वाले नहीं थे। पर उसे सेकेंड टास्क के लिए भी जाना ही था जो हेवन ने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया था। वांग जी के पास हेवन के कुछ लोग आते हैं
और वो वांग जी को उनके साथ चलने के लिए बोलते हैं। वीचान से और कांसे सरन जो वांग जी के साथ ही थे अब तक, वो वांग जी को उनके साथ भेज देते हैं। वो लोग वांग जी को लेके जाते हैं और सबसे पहले उससे उसकी स्पिरिचुअल सॉर्ड मतलब बी चेन छीन ली जाती है, साथ ही गू चेन भी। अब वांग जी जो पूरी तरीके से निहत्था था, वो सारे हेवन के गार्ड्स वांग जी को वैसे ही लेते हैं और ब्यूरल माउंट्स में फेंक देते हैं जहां नेगेटिव एनर्जी हद से ज़्यादा थी। वांग जी जो ऑब्वियसली प्योर कल्टीवेटर था, उसे नेगेटिव एनर्जी से सफ़र करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। वांग जी को बताया गया था कि उसे यहाँ करीबन 1 मंथ तक रहना है और सरवाइव भी करना है। इनफैक्ट यहाँ की नेगेटिव एनर्जी से उसे लड़ना होगा, वो भी बिना किसी हथियार के। और सबसे बड़ी बात ये थी कि यहाँ की नेगेटिव एनर्जी वांग जी के गोल्डन कोर पर अटैक करके उसे अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश कर सकती है। इनफैक्ट वो करेगी क्योंकि वांग जी एक प्योर कल्टीवेटर है। वांग जी जो ब्योरल माउंट्स में इधर उधर घूम रहा था, ना खाने के लिए खाना, ना पीने के लिए पानी, ना रहने के लिए ठीक से जगह, वांग जी उस वीरान जंगल में उस नेगेटिव एनर्जी से लड़ रहा था। पहले कुछ दिन तो उसकी हालत सही रहती है, पर धीरे धीरे उस पर नेगेटिव एनर्जी का इफेक्ट हो रहा था। साथ ही वो नेगेटिव एनर्जी वांग जी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही थी। पर वांग जी जो खुद पर जैसे तैसे करके कंट्रोल कर रहा था, हाँ उसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, पर उसे अपने प्यार के लिए लड़ना था, उसे इस नेगेटिव एनर्जी में सफ़र करना था। इसीलिए वो अपना 100% दे रहा था। वो लगातार वहाँ मेडिटेशन कर रहा था, पर फिर भी ये वांग जी के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड था क्योंकि चारों तरफ से उसकी बॉडी पर, उसकी कोर पर नेगेटिव एनर्जी अटैक कर रही थी। उसे इमोशनली भी वीक करने की कोशिश कर रही थी। उसे वहाँ अपने फैमिली मेम्बर, इवन विंग की भी कभी कभी आवाज़ें सुनाई देती थी। उसे हेलुसिनेशन होता था और अक्सर नेगेटिव एनर्जी वांग जी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी। पर वांग जी जो खुद पर कंट्रोल करता है और नेगेटिव एनर्जी के वश में नहीं जाता, वांग जी वहाँ बिना किसी हथियार के उस नेगेटिव एनर्जी से लड़ रहा था, अपनी इनर स्ट्रेंथ को यूज़ कर रहा था। वांग जी जो पहले की अटैक्स की वजह से और साथ ही यहाँ स्ट्रॉन्ग नेगेटिव एनर्जी की वजह से बहुत ज़्यादा वीक हो चुका था, पर वो खुद पर वो नेगेटिव एनर्जी हावी नहीं होने दे रहा था। धीरे धीरे वो मंथ भी गुजर जाता है और फाइनली वांग जी सर्वाइव कर चुका था। वही 30 दिन बाद जब हेवेंस के गार्ड वांग जी को लेने आए थे, तब उन्हें लगा था कि उन्हें वांग जी की डेड बॉडी मिलेगी या फिर वांग जी पूरी तरीके से चेंज हो चुका होगा। पर फॉर अ चेंज ऐसा कुछ नहीं होता। वांग जी बिल्कुल सही सलामत था। उसकी कोर इनफैक्ट और भी ज़्यादा पावरफुल हो चुकी थी क्योंकि वो पिछले 30 दिनों से लगातार नेगेटिव एनर्जी से ही लड़ रही थी। हाँ वो फिजिकली वीक था, पर उसकी गोल्डन कोर हद से ज़्यादा स्ट्रांग हो चुकी थी उस नेगेटिव एनर्जी से लड़ते लड़ते। फाइनली सेकेंड टास्क भी वांग जी कंप्लीट कर चुका था। वांग जी को फिर से कुछ वक्त दिया जाता है रिकवरी के लिए, जहाँ फिर से कांसी सरन और वीचान से उसके पास आते हैं और इस बार भी हेवन ने विंग को वांग जी से मिलने के लिए अलाउ नहीं किया था। इनफैक्ट वांग जी को ये पता चला था कि विंग हेवन में है ही नहीं, वो फिलहाल डीमन रेलम में है। वांग जी विंग से मिलना तो चाहता था पर वो मिल नहीं सकता था। कुछ वक्त ऐसे ही गुजर जाता है। वांग जी फिर से थोड़ा थोड़ा रिकवर करता है खुद को क्योंकि फिलहाल उसकी गोल्डन कोर स्ट्रांग थी, बस उसकी फिजिकल कंडीशन ही वीक थी। पर वो खुद को फिर से स्ट्रांग बनाता है, जिसमें कांसी सरन ने उसकी बहुत ज़्यादा हेल्प की थी। वो वांग जी का बिल्कुल अपने बच्चे की तरह ख्याल रख रही थी क्योंकि ऑब्वियसली उसके बच्चे के लिए ही तो वांग जी यहाँ इतनी मुसीबतें झेल रहा है। ऐसे ही वक्त गुजरता है और फाइनली फिर से थर्ड टास्क का टाइम आ चुका था। वांग जी को हेवन बुलाता है। हेवन के सारे ऑफिशियल्स वहाँ बैठे हुए थे जो वांग जी को एक डील ऑफर करते हैं। उस डील के मुताबिक वांग जी पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कल्टीवेटर बन सकता था, साथ ही इनमॉर्टल भी। सेकंड, उसे बहुत सारी पावर्स मिल सकती थी जो नॉर्मल कल्टीवेटर के लिए बस एक सपना थी, साथ ही इनमॉर्टेलिटी भी। या फिर वांग जी को हेवन में एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन मिल सकती थी
पर शर्त सिर्फ एक कि उसे विंग को छोड़ना होगा। वांग जी जो ऑलरेडी जानता था कि हेवन ऐसा कुछ करेगा, इसीलिए वो इसके लिए प्रिपेयर था। वांग जी हेवन के सामने डायरेक्टली बिना सोचे समझे ये आंसर कर देता है कि उसे सिर्फ विंग का प्यार चाहिए, उसे बाकी किसी भी चीज़ में दिलचस्पी नहीं है। विंग का प्यार मिलने के बाद वो एक नॉर्मल पर्सन बन के एक प्यारी जिंदगी जीकर मरने को तक रेडी है। उसे इमॉर्टेलिटी की भी ज़रूरत नहीं है, पर उसे विंग चाहिए। जब तक वो जिएगा विंग के लिए ही जिएगा, और अगर उसे विंग के साथ के लिए मरना भी पड़े तो उसे मंजूर है। उसे ना पावर चाहिए और ना ही पैसा और ना ही कोई स्ट्रॉन्ग पोजीशन, उसे सिर्फ उसका विंग चाहिए। ये सुनकर हेवन वांग जी को अब 4th टास्क देता है। वांग जी जिसे इस दुनिया की सबसे ज़्यादा डार्क सोल से लड़ना होगा, और अगर वांग जी उस सोल से जीत जाता है तो वांग जी को विंग मिल जाएगा। ये सुनकर विंग के फैमिली मेंबर्स शॉक हो चुके थे। वही वांग जी जो इस बात के लिए ऑब्वियसली अग्री हो चुका था। जैसे ही वांग जी अग्री हुआ था, वी चांसे और कांसे सरन वांग जी की तरफ भी शॉकिंगली देख रहे थे, पर वांग जी को उनका रिएक्शन अटपटा तो लगता है, पर वो ज़्यादा ध्यान नहीं देता, क्योंकि उसे बस ये नज़र आ रहा था कि अब उसके और विंग के बीच में बस एक स्टेप की दूरी है, और अब तक वांग जी ने अगर सारे टास्क को इतनी मुश्किल से सहा है तो वो आगे भी इसे जीत ही लेगा। हेवन वांग जी को उस सोल के पास तुरंत ही भेज देते हैं। वांग जी जिसने जब अपनी आईज ओपन की थी तब वो एक डार्क रेलम में था। ऑब्वियसली इस जगह को वांग जी नहीं जानता था। ये जगह पूरी तरीके से डार्कनेस से भरी हुई थी। अचानक वांग जी के सामने एक रोशनी आती है। वो रोशनी एक डायरेक्शन में जाने लगती है। वांग जी जिसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, पर वो उस रोशनी का फॉलो करने लगता है, क्योंकि ऑब्वियसली उसके पास इसके अलावा कोई रास्ता था भी नहीं, क्योंकि यह पूरी डार्कनेस थी और उस रोशनी में भी थोड़ा बहुत ही दिख रहा था, इसीलिए वो उस रोशनी को ही फॉलो करने लगता है। कुछ देर बाद वो लाइटिंग एक जगह पर आकर रुक जाती है। वो जगह बहुत ज़्यादा खतरनाक थी। वांग जी जब उस जगह पर कुछ पल रुकता है तब वो रोशनी वैनिश हो जाती है और धीरे धीरे वहाँ जो मशाल थी वो सारी जलने लगती है। वांग जी देखता है कि ये कोई मीटिंग हॉल टाइप एरिया है, जहाँ बीच में एक बहुत बड़ा और खतरनाक सिंहासन रखा हुआ है, मतलब थ्रोन। वो थ्रोन फुल्ली डार्क ब्लैक था और उस पर बहुत खतरनाक तरीके से वर्क किया गया था। वांग जी एक पल के लिए वो थ्रोन देखकर थोड़ा शॉक हो चुका था, क्योंकि उसने आज इससे पहले इतना डेंजर थ्रोन कभी देखा ही नहीं था। पर वो जानता था ऑब्वियसली ये डार्क सोल का एरिया है, तो यहाँ ऐसी चीज़ें होना नॉर्मल है। वांग जी अपने आसपास जब वो थ्रोन देख ही रहा था तभी कुछ हलचल फील करता है। वो तुरंत ही अपने आगे पीछे देखने लगता है। तब वांग जी की नज़र एक तरफ गिरती है, जहाँ से एक डार्क सोल उसकी तरफ ही बढ़ रही थी। वांग जी को कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, बस एक काली धुंधली हवा थी। वो वांग जी फील कर सकता था जैसे जैसे वो सोल उसके तरफ आ रही थी, वैसे वैसे उसे एक स्ट्रॉन्ग पावर फील हो रही थी। तुरंत ही वो सोल वांग जी पर अटैक कर देती है। वही वांग जी जिसके हाथ में ऑब्वियसली उसका स्पिरिचुअल वेपन था बीचेन, उससे वो अटैक को काउंटर करने लगता है। उस सोल में और वांग जी में बहुत तगड़ी फाइट स्टार्ट हो चुकी थी। वो सोल एक तरफ से वांग जी के ऊपर अटैक कर रही थी, वही दूसरी तरफ वांग जी भी उस सोल से 100% अपना देकर लड़ रहा था। वक्त गुजर रहा था। वांग जी जो बहुत ज़्यादा घायल हो चुका था, वही वो सोल ऑब्वियसली वो सोल थी, तो उस पर वांग जी के अटैक्स का असर हो रहा था। पर वो ऑलरेडी सोल है, उसका कोई फॉर्म नहीं है, वो एक हवा की तरह है, तो उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था, हार्म नहीं हो रहा था। हाँ, वांग जी की पावर्स उस पर अटैक कर रही थी, पर वो फिजिकल फॉर्म ही नहीं है, तो उसे क्या ही फर्क पड़ेगा। वांग जी जो बहुत देर से लड़ रहा था, वो धीरे धीरे अपनी एनर्जी को ड्रॉप होते हुए महसूस कर सकता था। वांग जी समझ चुका था कि हेवन ने उसे बहुत होशियारी से ट्रैप किया है, क्योंकि वांग जी इस सोल को कभी भी
हरा कर मार नहीं सकता। मतलब अगर वांगजी को इस सोल से जीतना है तो उसे इस सोल को खत्म नहीं करना, बल्कि इस सोल को बस अपने किसी भी तरीके से ट्रैप करना होगा। मतलब उसे बंदी बनाना होगा, कैद करना होगा, ना कि खत्म करना होगा। क्योंकि वो सोल है और वांगजी इतना ग्रेट कल्टीवेटर नहीं है कि अब तक वो सोल को खत्म कर सकता है। ये तो बस हेवन या विंग कर सकता है। किसी सोल को डायरेक्टली खत्म करना, ये अभी तक वांगजी तो क्या किसी भी कल्टीवेटर के बस की बात नहीं है। इसीलिए वांगजी पहले जो फाइट सोल को डिस्ट्रॉय करने के लिए कर रहा था, अब वो अपनी होशियारी से वो फाइट बस सोल को ट्रैप करने के लिए करने लगता है। वांगजी जो बहुत मुश्किल से अपनी पूरी स्ट्रेंथ से जैसे तैसे करके उस सोल को एक स्ट्रॉन्ग बैरियर में कैद कर लेता है, जिसमें उसकी आधे से ज़्यादा नहीं, लगभग पूरी ही एनर्जी वेस्ट हो चुकी थी। वांगजी में अब इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो अपने कदमों पर खड़ा हो सके। उसकी पूरी बॉडी से ब्लीडिंग हो रही थी और वो बहुत बुरी तरीके से घायल था। उसके वाइट रोब्स पूरी तरीके से रेड कलर में चेंज हो चुके थे, जो वांगजी का ब्लड था। पर उसके फेस पर एक हैप्पीनेस थी, क्योंकि उसने उस सोल को एटलीस्ट ट्रैप तो कर लिया था। एक तरफ जहां वांगजी ने उस सोल को कैद कर लिया था, वहीं दूसरी तरफ वांगजी अपनी लगभग आखिरी सांसें गिन रहा था, क्योंकि वो अपनी पूरी एनर्जी वेस्ट कर चुका था। उसने अपनी कोर की एनर्जी को तक यूज कर लिया था, वो भी 100%। उसमें अब कोई भी ताकत बची नहीं थी, ना ही जान बची थी। वो हाँ, इस टास्क में जीत तो चुका था, पर वो जानता था कि इसमें वो अपनी जान लगभग हार चुका है। वो शायद ही रिकवर कर पाएगा और सरवाइव भी कर पाएगा। अगर वो सरवाइव भी कर लिया तो रिकवरी में उसे बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा। साथ ही सबसे बड़ी बात, उस डार्क सोल ने वांगजी के गोल्डन कोर पर अटैक किया था, जिससे वांगजी समझ चुका था कि उसकी कोर हद से ज़्यादा वीक हो चुकी है। इतनी ज़्यादा कि वो अब वांगजी को एक ग्रेट कल्टीवेटर तो नहीं होने देगी। वांगजी एक ग्रेट कल्टीवेटर था, क्योंकि उसकी पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में कोर सबसे ज़्यादा स्ट्रांग थी। पर अब इस अटैक की वजह से उसकी कोर हद से ज़्यादा वीक हो चुकी है और वांगजी अपनी कोर का इस्तेमाल करके अब आगे से फाइट तो नहीं कर पाएगा। शायद ही वो कल्टीवेटर भी रहे, क्योंकि उसकी कोर बहुत बुरी तरीके से डैमेज हो चुकी है। लगभग वो ख़त्म होने के कगार पर है, जिस वजह से भी वांगजी की इतनी बुरी हालत है। वो जीत तो चुका है, पर जीत कर भी अपना सब कुछ हार चुका है, क्योंकि अगर उसके अंदर कोर ही नहीं रही तो वो एक नॉर्मल ह्यूमन बन जाएगा, जो विंग को ऑब्वियसली डिज़र्व नहीं करता। विंग उसे बाद में डिज़र्व नहीं कर सकता, क्योंकि विंग एक डीमन गॉड है जिसके पास न जाने कितनी पावर्स है। और वांगजी एक नॉर्मल ह्यूमन बन गया तो कभी भी वो विंग के साथ खड़ा नहीं रह सकता। वांगजी बस यही सोच रहा था कि अगर ये उसका अंत है तो ये सही है, अगर वो आज यहाँ मर जाए तो यही सही होगा, क्योंकि अगर वो जी गया तो हेवन कभी भी वांगजी को विंग के पास तो नहीं जाने देगा। क्योंकि वांगजी अगर एक बार अपनी कोर खो देता है तो वो फिर से कभी भी कल्टीवेशन नहीं कर पाएगा और वो विंग के सामने स्टैंड तक नहीं ले सकता। एक नॉर्मल ह्यूमन बन के वो विंग के साथ खड़ा ही नहीं रह सकता। हेवन कभी भी विंग के लिए इतना वीक पार्टनर तो चॉइस ही नहीं करेगा। इसीलिए वांगजी बस ये चाहता था कि वो इस परीक्षा में तो जीत चुका है तो वो यहाँ मर जाए, क्योंकि सब कुछ जीत कर भी सब कुछ हारना वांगजी को मंजूर नहीं था। यही सोचते हुए वांगजी अपनी आइज को क्लोज करता है। So, enough for today. Let's take a break. Next chapter in next video. If you like my explanation, like, comment and subscribe my channel. Hopefully you all are enjoying this journey. Goodbye, take care, enjoy your beautiful life.